हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल गढ़वा क्लासेस में। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 12 बोर्ड का जो केमिस्ट्री का है, पिछले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पिछले एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैक्स, इन दोनों पर काम हमने किया था। आज के क्लास में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन पर काम करेंगे। तो ठीक है, चलिए हमारे साथ बने रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 28 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपको किसमें अंतर लिखना है? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर लिखना है। तो चलिए देखिए, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ईएमएफ क्या होता है? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है जिसका यूनिट वोल्ट ही होता है। जिसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट ही होता है। तो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच का विभव है, पोटेंशियल डिफरेंस है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो भी ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। दो इलेक्ट्रोड के बीच का विभव है, पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके इलेक्ट्रोड के बीच का? गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या आप लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमारा है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दो तरह के सेल आप लोग पढ़े होंगे। एक में केमिकल एनर्जी को हम लोग क्या बदलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल में, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हमारा। दो तरह के गैल्वेनिक सेल एक टाइप आ जाता है। तो जब गैल्वेनिक सेल से हम लोग कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल से जब आप कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तब उसके दोनों टर्मिनल कहें मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल में डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान रखिएगा, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल व्हेन देयर इज नो एनी करंट इज विड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई करंट विड्रॉ नहीं किया जा रहा है तब जो विभव का अंतर होता है, इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ईएमएफ कहते हैं। चलिए आइए पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर जब करंट विड्रॉ करेंगे गैल्वेनिक सेल से, तब उसके इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली हम लोग बोलते हैं। सेल पोटेंशियल भी हम लोग इसको कह देते हैं। आप लोग देखे होंगे कि क्लास 12 के फिजिक्स में भी आप लोग इंटरनल रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे जब ईएमएफ पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो जब कोई करंट नहीं विड्रॉ करते हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता है, और जब कोई करंट विड्रॉ करने लगते हैं, निकालने लगते हैं उसे, तो इंटरनल रेसिस्टेंस आ जाता है। और वह इंटरनल रेसिस्टेंस क्या करता है? आपका ईएमएफ जो था, टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रोड के बीच का वोल्टेज था, उसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, घटा देता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर की तरफ कह रहा है राइट द टाइप ऑफ कोलाइड एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ पेंट। पेंट का, कोलाइड का टाइप आपको लिखना है और डिस्पर्सन मीडियम लिखना है। तो पेंट के जो डाई स्टफ्स होते हैं, डाई पार्टिकल होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, और सॉलिड को किस में इमर्ज किया जाता है? लिक्विड में। और जब भी सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे से मिलते हैं, 9 तरह के आपको सॉल्व पढ़ाया गया होगा, है ना। सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में, गैस का सॉलिड में, गैस का लिक्विड में, गैस का गैस में, इस तरीके से। गैस का गैस में नहीं पढ़ाया गया होगा, 8 तरह के हम लोग आता है। तो ये जो है टाइप ऑफ सॉल जो है, ये टाइप ऑफ कोलाइड जो है सॉल है। सॉलिड जब लिक्विड में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल बोलते हैं। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? इसमें लिक्विड होता है। डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? राउल्ट का नियम क्या है? सॉल्यूशन में आपको पढ़ाया गया हो राउल्ट्स का नियम। तो क्या कहता है राउल्ट का नियम? कि कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जिसमें वोलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट हैं, कोई भी सॉल्यूशन में वोलेटाइल लिक्विड्स, सर अब वर्ड आता है वोलेटाइल किसको कहते हैं? ठीक है ना, वाष्पशील, सर जो इवेपोरेट हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी लिक्विड है, कुछ ऐसे भी सॉलिड है जो इवेपोरेट नहीं हो सकते हमारे नॉर्मल कंडीशन पर। जैसे चीनी मिला दीजिए पानी में, इवेपोरेट नहीं होगा। लेकिन वैसा सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट है, तब आप लोग क्या कहिएगा? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक लिक्विड का जो गैसियस फेज में गए हैं तभी पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। अगर गैसियस फेज में नहीं गए हैं तो पार्शियल प्रेशर की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर जो होता है हर एक कंपोनेंट का, वह किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है? तो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अगर मान लीजिए कि दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, याद रखिएगा, अगर किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, अगर 1 का पार्शियल प्रेशर P1 है और 2 का पार्शियल प्रेशर P2 है, तो आप लोग लिख सकते थे P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 एंड P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, और P1 इज इक्वल टू P10 x1 एंड P2 इज इक्वल टू आप कह सकते हैं सर P20 इंटू x2। सर P10 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ
कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट। P20 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट मतलब सर जब कंपोनेंट 1 अकेले है, उसमें कंपोनेंट 2 नहीं है, माने ये प्योर है, तब इसका अपना पार्शियल प्रेशर कितना होता है? वह P10 है। जब ये खुद अकेला है तब पार्शियल प्रेशर उसका जितना है सर वो P20 है। और ये P1 और P2 क्या है? दोनों जब एक विलियन में मिल गए, एक सॉल्यूशन बनाया ये दोनों मिलकर के, तब इनका अपना अपना पार्शियल प्रेशर है। तो बताइए P टोटल आपको पढ़ाया गया होगा, P टोटल क्या कहेंगे कि दोनों पार्शियल प्रेशर का सम आप कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों पार्शियल, क्लास 11th में भी पढ़ाया गया होगा गैसेस स्टेट में जितने भी पार्शियल प्रेशर हैं सभी को आप लोग जोड़ दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको? P10 x1 प्लस P20 x2। मेरे ख्याल से यह भी बताया गया होगा कि कोई भी गैस में कितने भी कंपोनेंट हैं, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा वैल्यू कितना आता है? 1। कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं, सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। दैट मीन्स सर अगर हमारे पास दो गैस थे 1 और 2, अगर इसका मोल फ्रैक्शन x1 था और इसका मोल फ्रैक्शन x2 था, तो आपको पता है कि x1 प्लस x2 कितना होगा? तो 1 होगा सर। तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? 1 माइनस x1 आप रख दीजिए इस जगह पर। तो क्या लिख सकते हैं इसको? P10 x1 प्लस P20 1 माइनस कितना लिख देंगे? x1। अब देखिए क्या हो गया, P10 x1 और यहां से P20 x1, x1 कॉमन निकाल करके आप लिख सकते हैं कि P10 माइनस P20 इंटू x1 प्लस ये कितना आ गया? P20। उसी तरीके से आप x2 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यही था हमारा राउल्ट का नियम जो कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राउल्ट का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 में डाला है। बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के आने के, ठीक है ना। तो राउल्ट का नियम कहता है कि कोई भी वोलेटाइल सॉल्यूशन अगर आपके पास है, उसमें कितने भी कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स का या हर एक कंपोनेंट का जो अपना वेपर प्रेशर है वह किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। दिस इज राउल्ट्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। दो टर्म्स आपको 31 में डिफाइन करना है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड लियोफिलिक कोलाइड। फिजिकल एड्सॉर्प्शन किसको कहते हैं? तो अगर गैसेस का एक्युमुलेशन किसी सॉलिड पर वंडरवॉल फोर्स के कारण हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के कारण नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर इस ऑब्जेक्ट पर डस्ट पार्टिकल आकर के बैठ रहे हैं, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है ना। वंडरवॉल बल उनके बीच में है, वंडरवॉल फोर्सेस हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस, और वीक वंडरवॉल फोर्सेस के कारण अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो इस तरह के एड्सॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो द एक्युमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस अकर्स ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्सेस, देन इट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। क्या कहलाता है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। सर व्हाट इज लियोफिलिक? सर लियोफिलिक और लियोफोबिक दो तरह के कोलाइड आपको पढ़ाया गया था, दो तरह के कोलाइड। लियोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग, वैसे कोलाइड जिसमें सॉल पार्टिकल को, कोलाइड के पार्टिकल को लिक्विड से मोहब्बत हो, लिक्विड से प्यार हो, वैसे कोलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? लियोफिलिक कोलाइड। और सर जिसको लिक्विड से मोहब्बत नहीं है, लिक्विड से प्यार नहीं है, उसको हम लोग लियोफोबिक कोलाइड बोलते हैं। उसको बनाने के लिए कुछ और भी चीज हमको उसमें मिलाना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन लियोफिलिक में ऐसा नहीं है, ये लिक्विड लविंग है। और लिक्विड लविंग है तो क्या है? कोलाइड सॉल्ट डायरेक्टली फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस लाइक गम हो गया, जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, ईटीसी विद सुटेबल लिक्विड। कोई भी सुटेबल लिक्विड, जैसे गम है, मान लीजिए कि आप कुछ पौधा होता है जिसका गम जो निकलता है, ठीक है, जैसे बबूल का, हर्षैन जिसको हमारे लोकल भाषा में झारखंड में कहा जाता है, तो हर्षैन के पौधा के जो छोटा छोटा लाशा जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, उस लाशे को अगर पानी में आप डालिएगा तो गम बनता है। क्या बनता है? गम बनता है। तो जिलेटिन भी है, स्टार्च भी है। तो सुटेबल लिक्विड बने, ऐसा नहीं कि कोई भी लिक्विड मिला दीजिए, लिक्विड सुटेबल होना चाहिए, जो आपका डिस्पर्शन मीडियम बनेगा, आर कॉल्ड लियोफिलिक कोलाइड। इनको हम लोग कौन सा कोलाइड कहते हैं? लियोफिलिक कोलाइड कहते हैं। दीज आर रिवर्सिबल। ऐसा नहीं कि एक बार आप इवेपोरेट करा करके इनके लिक्विड को निकाल दीजिएगा तो दोबारा सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। दोबारा भी सॉल्ट में इनको आप क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, जबकि लियोफोबिक जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 32 जो कह रहा है आपका, दो रिएक्शन है इसमें। देखिए C2H5Br है, C2H5Br को KOH aqueous के साथ देख लीजिएगा, अगर आप लोग एसिडिक बेसिक मीडियम दे देंगे तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, अगर aqueous रहेगा तो हमेशा KOH में से KBr को लेकर के KBr बनाएगा और C2H5 क्या बनेगा? OH बनेगा। उसी तरीके से एसिड का, एसिटिक एसिड का देखिए रिएक्शन दिया हुआ है PCl5 के साथ। एसिटिक एसिड जो है PCl5 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एसिड क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? एसिड क्लोराइड बनाता है। और एक क्लोरीन हाइड्रोजन को लेकर के HCl बनाता है। और क्या बनाता है साथ में?
फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? POCl3 का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका जो कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं? रेशेदार और गोलिकाकार, मतलब एक में रेशा होगा और एक कॉइलिंग स्ट्रक्चर होगा, दोनों को देख लीजिए। फाइब्रस प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। पहला चीज, फाइब्रस प्रोटीन जो हैं, रेशेदार प्रोटीन जो है पानी में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, गोलिकाकार। फाइब्रस प्रोटीन लॉन्ग थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें रस्सी लाइक एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थ्रेड पतला सा तार जैसा, ठीक है ना, मॉलिक्यूल दैट लाई साइड बाय साइड, जो साइड बाय साइड होते हैं टू फॉर्म फाइबर, ठीक है। और इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल फोल्डेड इनटू स्फेरिकल यूनिट। इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल किसमें बंधे होते हैं? स्फेरिकल यूनिट में। इसके एग्जांपल केराटिन है और मायोसिन है। मायोसिन आपको पता है कि मसल्स में पाया जाता है, और केराटिन बाल हो गया, ऊन हो गया, उल जिसको कहते हैं, हेयर हो गया, इन सब चीज में क्या पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है, या कीरेटिन ये कह सकते हैं आप। इसके एग्जाम्पल इंसुलिन, एल्बुमिन एंड प्लाज्मा, ये सब दिमाग में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका कह रहा है कि एक्सप्लेन द टर्म कोपोलिमराइजेशन एंड गिव वन एग्जांपल। कोपोलिमराइजेशन क्या होता है बाबू? जब दो या दो से अधिक मोनोमर, हिंदी में कहते हैं एकलक, तो दो या दो से अधिक एकलक मतलब मोनोमर आपस में मिलते हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोपोलिमराइजेशन। देखिए, इफ टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स पॉलीमराइज टू गिव सिंगल पॉलीमर, पॉलीमराइज होते हैं सिंगल पॉलीमर देने के लिए, कंटेनिंग डिफरेंट सब यूनिट, सब में सब यूनिट क्या है? डिफरेंट है। द प्रोडक्ट इज कोपॉलीमर, प्रोडक्ट क्या कहलाता है? कोपॉलीमर। एंड प्रोसेस इज कोपॉलीमराइजेशन, ये घटना जो है उसको हम लोग कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं बहुलीकरण ना, सहबहुलकन क्या होता है? तो सहबहुलकन कहते हैं, कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। आप देख सकते हैं एग्जांपल, बुना एस रबर जो है 1,3-ब्यूटाडाइइन, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, 1,3-ब्यूटाडाइइन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना इधर, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन अपना लिया, तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिए। यहाँ पे क्या बना लिए? डबल बॉन्ड। ये रहा CH2 का कनेक्टिविटी, यहाँ CH2 का कनेक्टिविटी, ठीक है। यहाँ भी एक एरर हम लोग से हो गया है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड हो गया, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन इधर देता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर देता है, तो ये CH2 और ये स्टाइरिन है, दूसरा वाला क्या है? स्टाइरिन। तो स्टाइरिन ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, देखिए CH2 से CH2 कनेक्ट हो गया, ये CH से बेंजीन जुड़ा हुआ है, इस CH से एक लिंकेज, क्योंकि उसके पास एक रेडिकल, एक बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो यह यूनिट बार बार रिपीट होता है, इसी को हम लोग बुना एस रबर कहते हैं। क्या कहते हैं? बुना एस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सुनिएगा ध्यान से। द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम इज 7.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ द यूनिट सेल इज क्यूब विथ एज लेंथ, जो यूनिट सेल का एज लेंथ है वो 289 पिकोमीटर है, 289 पिकोमीटर मतलब 289 इंटू 10⁻⁻12 मीटर सेंटीमीटर में 100 से गुना करें तो 10⁻10 सेंटीमीटर आ जाएगा। एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, क्रोमियम कह रहा है कि 52 ग्राम पर मोल है, 52 ग्राम पर मोल। तो आपसे पूछा है कि स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर क्या होगा? क्रोमियम का घनत्व 60.2 ग्राम है। यदि एकक कोष्टिका घनीय हो व कोर की लंबाई 289 पिकोमीटर हो तो एकक कोष्टिका की प्रकृति निर्धारित कीजिए कि कौन सा नेचर का है। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का ए क्यूब निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 2.41 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम से मास निकाल सकते हैं, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है? मास। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको इतना मास आ जाएगा, एक यूनिट सेल का मास इतना आ जाएगा। अब एक एटम का मास कितना दिया हुआ है? एटॉमिक मास 52 ग्राम पर मोल। ये एक एटम का नहीं, एक मोल एटम का है, पर मोल कह दिया है, ग्राम में दिया है ना, एमयू में नहीं दिया है, तो ग्राम पर मोल में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा? एक एटम का मास निकालना होगा, और एक मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल के लिए मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, mass of unit cell we have calculated 1.735 into 10⁻⁻22 divided by 52 divided by what? 6.02 into 10⁻23। ये 6.02 into 10⁻23 से क्यों हम लोग डिवाइड कर रहे हैं? ये इसलिए इससे डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये एक एटम का मास 52 ग्राम नहीं है, एक मोल एटम का मास है, इसलिए एक मोल का जो वैल्यू होता है उससे हमने डिवाइड किया। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके पास 2 एटम आया, कितने एटम आ गए? 2 एटम। और आपको पता है कि बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम होते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अगर आपको याद होगा तो इसमें कितने एटम? एक तो कॉर्नर से आ जाते हैं, एक कहां से आ जाते हैं हमारे पास? कॉर्नर से, और एक बॉडी के सेंटर में इस जगह पर हो सकता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बैठते हैं। 36 कह रहा है कि और रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, कोई रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर है किसमें, ए में, एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आपको क्या करना है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकालना है, और साथ ही साथ हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड। जब बी का कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना कर दिया जाए तो कह रहा है कि रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ए का ऑर्डर 1 है तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू, जहाँ के इज रेट कांस्टेंट, तो के इज इक्वल टू ए पावर, भाई इसका ऑर्डर 1 है तो पावर 1 हो जाएगा, और बी का ऑर्डर 2 है तो बी का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका पहला पार्ट का इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आप कह सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि बी का कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना हम कर दिए, तो चलिए देखिए बी की जगह पर हमने 3 लिख दिया, तो 3 का स्क्वायर 9। ये देखिए पुराना वाला है हमारा, मतलब जो पहले रेट था उसका कितना रेट हो जाएगा, 9 टाइम्स रेट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं रेट बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 जो है आपका कह रहा है कि व्हाट इज कोहलरॉस लॉ। कोहलरॉस लॉ क्या होता है, तो कोहलरॉस लॉ क्या होता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कोहलरॉस लॉ जो है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करता है। तो कोई भी आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट का जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है वह किसके बराबर होता है, तो आयंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है। जैसे अगर NaCl का आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो आप Na प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और Cl माइनस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगा। यही था कोहलरॉस का। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ एज द इंडिविजुअल सम ऑफ द individual contributions of the anions and cations of electrolyte। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 37। 38 की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, इस तरीके से रिएक्शन दिया है, 2KMnO4 सब में है, 3H2S के साथ, KiH2O के साथ और 3MnSO4 2H2O के साथ रिएक्शन कराना है। तो फर्स्ट में हर जगह पे MnO2 बनेगा, MnO2 बनेगा हर जगह पे, ठीक है ना। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, +7। देखिए 4 को ऑक्सीजन, 4 दूना 8 माइनस में, और यहाँ के 1 प्लस में, तो -7 हो गया। -7 अगर बाहर से तो मैग्नीज पर +7। यहाँ पे देखिए कितना में आ गया, +4 में आ गया, रिड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, साथ में KOH बनता है, H2O बनता है और सल्फर आपको मिलता है यहाँ से। उसी तरीके से जब पोटेशियम आयोडाइड और H2O के साथ आप ट्रीटमेंट करा देते हैं तो KOH यहाँ भी बनता है, लेकिन साथ में पोटेशियम आयोडेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, पोटेशियम आयोडेट। मैग्नीज सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, MnSO4 के साथ कराते हैं और साथ में वाटर भी देते हैं, तो सेम चीज 5MnO2 तो बनेगा, साथ में पोटेशियम सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन, जिसमें CONO3 होल ट्वाइस, ठीक है, .6H2O हाइड्रेटेड फॉर्म में है। मास दिया हुआ है इसका 30 ग्राम, मास की है कितना, 30 ग्राम, और वॉल्यूम दिया हुआ है 4.3 लीटर। वॉल्यूम कितना है, 4.3 लीटर है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास, कोबाल्ट का मास जोड़ दीजिएगा, NO3 का मास निकाल करके और 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा और 6 को वाटर का मास आप ऐड कीजिएगा। जब सबको ऐड कीजिएगा तो 291 ग्राम पर मोल आएगा। मोल निकालने आपको आता है, मोल क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस बाई मोलर मास। तो मास ऑफ सब्सटेंस बाई मोलर मास, मास कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, मोलर मास हमने कितना कैलकुलेट किया 291 ग्राम पर मोल, हमने डिवाइड किया तो इतना मोल आया। हम यहाँ कैलकुलेट नहीं निकाल करते हैं, आगे ही कर लेंगे। मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ही दिया है, तो 30/291/4.3 जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 0.0239 मोलर, 0.0239 मोलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें हम लिख नहीं रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए कि क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। इन चीजों पर गौर कीजिएगा। और P ब्लॉक से क्वेश्चन है और P ब्लॉक से क्वेश्चन 7 नंबर में आना ही आना है। आपको बस क्या करना है कि बार बार NCERT को रीड करना है। एक चीज बात मानो, NCERT से बेटर आपको कोई केमिस्ट्री का किताब नहीं मिलेगा, और किताब से अच्छा गुरु आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। गो टू द बुक एंड रीड NCERT अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। किसके लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, P ब्लॉक, D ब्लॉक, A ब्लॉक, इन सब के लिए। तो देखिए क्या करा है क्वेश्चन नंबर 40, करा है कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 का जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। एलिमेंट विथ रेफरेंस टू एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सब के बारे में, इन सब के रेस्पेक्ट में आपको बात करनी है।
तो चलिए एटॉमिक रेडियाई के बारे में अगर आप बात करेंगे, किनके बारे में सर हम बात करते हैं? एटॉमिक रेडियाई। क्वेश्चन नंबर 40 है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई सर, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। डिक्रीज मतलब सर ये घटता है, ठीक है ना, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या करता है? सॉरी डिक्रीज करे, अच्छा टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। भाई ऊपर में सेल का संख्या कम है, नीचे आने पर सेल बढ़ता है, ठीक है ना, स्लिप ऑफ टंग हो गया। एटॉमिक रेडियाई जो होता है टॉप टू बॉटम बढ़ता है। जैसे नाइट्रोजन आइए, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, यही है हमारा ग्रुप 15 एलिमेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है ना, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो ऊपर से नीचे जब आइएगा तो एक एक सेल बढ़ते जाते हैं, और एक एक सेल अगर बढ़ते जाते हैं तो इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। ये जो इंक्रीज है नाइट्रोजन से फास्फोरस तक क्या है? कंसिडरेबल इंक्रीज है, यहां से यहां तक कंसिडरेबल इंक्रीज होता है, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक, ठीक है ना, इंक्रीज कंसिडरेबल है। और आर्सेनिक से बिस्मिथ तक स्मॉल इंक्रीज होता है। आर्सेनिक से बिस्मिथ में क्या होता है? स्मॉल इंक्रीज होता है। कहां तक? आर्सेनिक से बिस्मिथ तक में स्मॉल इंक्रीज होता है मास में। चलिए अगला क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह -3 है, +3 है, ठीक है ना, -3, +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाते हैं। कितने? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, ठीक है। -3 का -3 जो है डाउन द ग्रुप में जब नीचे आएंगे तो इसका होने का चांस जो होता है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है, इसकी टेंडेंसी डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप टेंडेंसी डिक्रीजेज कह सकते हैं, टेंडेंसी इसके होने की क्या होती है? डिक्रीज करती है। मतलब नीचे वाले -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं। कारण कोई क्यों कहेगा? तो मेटालिक कैरेक्टर इसका कारण हो गया। ऊपर से नीचे आप आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है ना। तो मेटालिक कैरेक्टर इसका कारण हो गया, और मेटालिक कैरेक्टर कारण होने के कारण -3 मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, तो मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं। उसके बाद +5 का जो है स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, ये भी डिक्रीज करता है। +5 का भी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो +5 का जो है स्टेबिलिटी जब ग्रुप में नीचे आइएगा स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप आने पर +5 का स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। वहीं पर +3 का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। +3 जो है आप ऊपर से नीचे आएंगे तो वो बढ़िया कंपाउंड बनाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। इसका कारण अगर कोई पूछता है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, कौन सा कारण होता है इसका? इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप कॉपी और पेन लेकर के नोट डाउन कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है ना, कॉपी और पेन लेकर के नोट डाउन कीजिए। भाई एटॉमिक रेडियाई जो है टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज करती है क्योंकि सेल बढ़ता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इनके पास -3, +5 और +3 होता है। डाउन द ग्रुप आने पर -3 की टेंडेंसी डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। स्टेबिलिटी ऑफ +5 आल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एंड स्टेबिलिटी ऑफ +3 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। कुछ स्पेशल लोग जो है भाई यहाँ पे हैं, तो नाइट्रोजन जो है हमारा +1, +2, +4 दिखाता है आपको ऑक्सीजन के साथ। तो नाइट्रोजन एक हमारा एनोमलीज भी हो जाता है, +1, +2, +4 दिखाता है विथ ऑक्सीजन। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ ये आपको +1, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। वहीं पे फास्फोरस +1 एंड +4 दिखाता है। फास्फोरस जो है वो कितना दिखाता है? +1 एंड +4 दिखाता है विथ ऑक्सीजन। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब चलिए आइए आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी पर जब बात करेंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इज नोन एज आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है ना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहलाता है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप क्या करता है? डिक्रीज करता है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन इंथैल्पी हमारा क्या करता है? डिक्रीज करता है। वहीं पर जब आप पीरियड में आते हैं, ठीक है, अच्छा ये पूछेगा क्यों ऐसा हुआ? तो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज,
कारण क्या है इसका? इंक्रीज इन साइज, साइज के बढ़ने के कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। ठीक है ना भाई, जितना इलेक्ट्रॉन दूर चलता जाएगा, और ऐसे भी सर ऊपर टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन देने का गुण रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगे लास्ट वाले, नीचे वाले, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं कि घटता है। वहीं पे ग्रुप 15 का जो है ग्रुप 14 से ज्यादा होता है इनका रेस्पेक्टिव एलिमेंट का, तो ग्रेटर देन ग्रुप 14, ग्रेटर देन ग्रुप 14। कारण अगर कोई पूछता है तो डिक्रीज इन साइज, पहला डिक्रीज इन साइज, और दूसरा जो सबसे बेस्ट कारण है NS2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए ये हाफ फील्ड है P, ये हाफ फील्ड है, तो ये जल्दी नहीं चाहते हैं कि अपना डिस्टर्ब करें, इस तरह का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है क्या होता है इनका? बहुत ज्यादा होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी लार्ज होता है क्योंकि ये डिस्टर्ब होता है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई। इनका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? हाई होता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग का क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। भाई इलेक्ट्रॉन को अगर कोई गेन करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी अगर रिलीज कर रहा है उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन, समझ जाइएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है बॉस? तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो पता चला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है। इसमें नाइट्रोजन का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है। ठीक है ना। नाइट्रोजन का क्या होता है? पहला चीज, नाइट्रोजन हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नाइट्रोजन का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, बाकी का क्या होता है? निगेटिव। और इनका ट्रेंड बड़ा थोड़ा सा अलग है, दिमाग में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नाइट्रोजन का सबसे कम होता है, उसके बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, फास्फोरस का, उसके बाद आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, उसके बाद एंटीमनी का होता है। Sp और चूंकि मेटल हो जाता है विष में तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक गेन इंथैल्पी नाइट्रोजन का और विष में, ये तो पॉजिटिव है, ये तो लेगा आपसे। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब जो निकल रहा है उसकी बात होती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। अब आ जाइए 40 का सेकेंड पार्ट। कुछ हमारे पास कंपाउंड है जिनका स्ट्रक्चर हम लोग को ड्रॉ करना है। कुछ कंपाउंड का क्या ड्रॉ करना है? स्ट्रक्चर। जैसे देखिएगा S6 का स्ट्रक्चर क्या होता है? चेयर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से। चेयर, यहां पे सल्फर होता है, यहां सल्फर होता है, यहां सल्फर होता है, यहां सल्फर, यहां सल्फर, और इस जगह पर क्या होता है? सल्फर होता है। ये ए पार्ट है। बी पार्ट में आपसे पूछा है XeOF4 का स्ट्रक्चर पूछा है, XeOF4 का स्ट्रक्चर। तो ये हो गया Xe, जेनॉन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक होता है, और इस तरीके से फ्लोरीन होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल। नीचे एक लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन ना, 4 तो 6, नीचे एक लोन पेयर होता है। ये देखिए इस तरीके से ये किसका बनाता है? पिरामिड का शेप बनाता है। तो आपको इतना ही सब दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ प्लेनर स्ट्रक्चर बनाइएगा इसका। ये रहा Xe हमारा, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, इस जगह पर डबल बॉन्ड, इसको केवल इस तरीके से कर दीजिएगा, और नीचे ये स्ट्रक्चर का नाम स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, उसके बाद सी नंबर में जो है H2SO3 का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? H2SO3 का दिया हुआ है। तो H2SO3 जो है वो क्या होता है? ये देखिए S डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर बेचारे के पास रह जाता है, OH और ये OH। तो H2SO3 का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद D नंबर में जो आपको कह रहा है H2S2O8, H2S2O8, ये देखिए S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक OH यहाँ पे, और यहाँ पे भी वही डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक OH बेचारे इसके पास, तो और एक इनके बगल में इनसे जुड़ा रहता है। देखिए तो H2S2O8 हो गया क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर, ये रहा आपका D का। उसके बाद E नंबर में ये किसका था? H2S2O8। उसके बाद आपके पास आया E नंबर P4। तो P4 का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे एक फास्फोरस, ये इस तरीके से
और ये इस तरीके से ज्वाइन रहता है। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस अलग अलग होते हैं, कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, आप लोग आराम से बना करके आ सकते हैं। बस रेड फास्फोरस में आगे भी लिंकेज आ जाता है, इधर से खुल जाता है और आगे जुड़ता चला जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, ये कौन सा था हम लोग का ई के बाद आता है H3PO2। ठीक है, H3PO2 सर, H3PO2 सर, फास्फोरस बीच में होगा, 3 गो हाइड्रोजन है हमारे पास। ये देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे OH और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, H3PO2। F के बाद G जो है H3PO3 है, H3PO3, तो ये 2 गो OH हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O H, यहाँ OH और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है ऑर्गेनिक का, इन रिएक्शंस को देख लीजिए। ठीक है, रिएक्शन क्या है, ए पार्ट में CH3COOH और SOCl2 है, यहाँ थायोनिल क्लोराइड है, X बन रहा है, और यहाँ पे दिया है H2 और पैलेडियम दिया है PD और बेरियम सल्फेट और यहाँ पे Y का फॉर्मेशन हो रहा है। आपसे पूछा है कि X और Y क्या है। बी पार्ट में आ जाइए, बी पार्ट जो है एल्कीन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, HBr गिवन है, बहुत बढ़िया एडिशन रिएक्शन। उसके बाद KCN है, क्या है हमारा KCN, और यहाँ पे Y का फॉर्मेशन हो रहा है। सी पार्ट जो है वह CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, क्या बात है, और यहाँ पे H2O और H प्लस आयन मैंने H3O प्लस दिया हुआ है, X बन रहा है, और इसको K2Cr2O7 दे दिए हैं, K2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H प्लस आयन का फॉर्मेशन, H प्लस है, Y का फॉर्मेशन हो रहा है। जो डी पार्ट है हम लोग का वह नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, NO2 नाइट्रोबेंजीन है, SN और HCl है, SN HCl। ठीक है, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे Z है। तो चलिए देखिए, SOCl2 है, तो सबसे पहले तो सर यहाँ से क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड बन जाता है। ये क्या बन जाता है, एसिड क्लोराइड, CH3C डबल बॉन्ड OCl। जब भी इस तरह का दिखे तो आपको एसिड क्लोराइड बनाना है, और एसिड क्लोराइड जो है H2PD BaSO4 के साथ क्या बन जाता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एल्डिहाइड, तो CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कौन आ जाता है, H। ये देखिए, ये तो जुड़ जाएगा सबसे पहले, तो क्या बनेगा, CH, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो CH3 और यहाँ होगा CH2Br, और जब KCN के साथ तो KBr निकलता हुआ दिख रहा होगा, KBr निकल जाएगा तो CH3 CH2 और CN, तो CH3 CH2 और क्या बनेगा, CN। ठीक है, नाइट्राइल बन गया हम लोग का। यहाँ पे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और आप H3O प्लस दिए हुए हैं, तो ये क्या बनेगा, एक्चुअली ये OH जो है ये बॉन्ड को खींच रहा होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है, इस पर प्लस आएगा, OH अटैक करेगा, यहाँ सीधा सीधा OH जुड़ रहा है। ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री अल्कोहल, CH3CH CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। और जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल को, वो भी 2 डिग्री अल्कोहल को, तो कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, 2 डिग्री पर कीटोन। ये सब एकदम किया हुआ रिएक्शन होगा, CH3, ये एसीटोन जिसको आप कह सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन का SNHCl के साथ जब कराते हैं तो एमीन बनता है, क्या बनता है, एमीन बनता है, जिसको एनिलीन भी आप लोग कहते हैं, तो NH2। ठीक है, बेंजीन एमीन बनता है ना, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद कुछ टर्म्स जो है बाबू आप लोग को, फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद रोजेनमंड रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में है, थोड़ा सा इसको भी सुन लीजिए आज के क्लास में। ठीक है, लास्ट कर देते हैं, फिंकल-स्टीन, FINKELSTEIN, फिंकल-स्टीन, ये क्या है, SN2 रिएक्शन होता है। सबसे पहले तो फिंकल-स्टीन कैसा रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, याद रखिएगा, फिंकल-स्टीन कैसा रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। उसके बाद इसमें क्या होता है, हैलोजन का चेंज होता है, हैलोजन चेंज होता है, किसका, हैलोजन चेंज होता है इसमें। ठीक है, हैलोजन चेंज होता है। ठीक है, किसमें, एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम आयोडाइड, मेनली हैलोजन में सोडियम आयोडाइड हमारे पास होते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन लिख लीजिए, R और X यहाँ पे जो हो सकता है क्लोरीन होता है और ब्रोमीन होता है, और जब सोडियम आयोडाइड के साथ आप लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये Ri बनता है, क्या बनता है, Ri बनता है, और साथ में NaX बनता है, NaX बनता है। यही रिएक्शन फिंकल-स्टीन, देखिए हैलोजन का एक्सचेंज, आयोडाइड बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। आगे आइए, दूसरा है रोजेनमंड, रोजेनमंड, रोजेनमंड रिएक्शन, ठीक है ना, रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन क्या करता है, एसिड क्लोराइड को, अभी H2PD BaSO4 अभी लास्ट में आया था हम लोग क्वेश्चन, तो एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में फॉर्म करता है। ये क्या करता है, एसिड क्लोराइड को इट कन्वर्ट
इट कन्वर्ट एसिड क्लोराइड into aldehyde in presence of palladianized barium sulfate with हाइड्रोजन कह सकते हैं आप। तो ये देखिए RC+O Cl अगर आप दे देते हैं और आप इसको हाइड्रोजन देते हैं प्लस क्या देते हैं पैलेडिनाइज्ड बेरियम सल्फेट अगर देते हैं तो ये सीधे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। RC+O क्या हो जाता है H और साथ में HCl का भी फॉर्मेशन होता है। साथ में किसका फॉर्मेशन होता है HCl का फॉर्मेशन होता है। अगला है इटार्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हम लोग का इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि टॉलुइन जो होता है टॉलुइन को ऑक्सीडाइज करते हैं हम लोग CrO2Cl2 ठीक है ना क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में CrO2Cl2 तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो हाइड्रोलाइसिस के बाद आपको बेंजल डिहाइड देता है ठीक है ना। क्या होता है इटार्ड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं टॉलुइन का रिएक्शन कराते हैं। टॉलुइन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं तो क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और वह कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या देता है आपको बेंजल डिहाइड दिखता है। तो देख लीजिए रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन जो है ये हमारा टॉलुइन है। ये क्या है हम लोग का टॉलुइन जो होता है CrO2Cl2 के साथ ऑक्सीडेशन चल रहा है इनका CrO2Cl2 किनके साथ ऑक्सीडेशन है CrO2Cl2 का और ये क्या बनाता है आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है इस तरीके से CH+O उसके बाद CO उसके बाद यहां से आ जाता है Cr और Cr के साथ हमारा OH होता है और 2 क्लोरीन इसी के साथ जुड़े रहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स जो H3O+ के साथ मैंने हाइड्रोलाइज जब आप कीजिएगा तो ये फॉर्मल्डिहाइड करें बेंजल डिहाइड में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है हमारा इटार्ड रिएक्शन। उसके बाद आ जाइए कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो क्या है तो एल्डिहाइड के पास अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है किसके पास एल्डिहाइड के पास अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस एल्कली के साथ जब ट्रीट करते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। क्या देता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसके साथ एक्वस एल्कली ठीक है ना कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस एल्कली के साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन वाला जो एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो आपको एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनाता है सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। किस तरीके से करता है तो ये देखिए 2 फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं हम लोग H+OH इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और आप लोग क्या दे देते हैं इसको NaOH देते हैं। क्या देते हैं NaOH और ये क्या बनाता है HCONA और ये O ठीक है। ये देखिए कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बना और साथ में क्या बनता है CHH और ये OH एक अल्कोहल बनता है ठीक है। तो ये था आपका केमिस्ट्री का सेट नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा सारे क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन आपके लिए मन लगा करके पढ़िए ध्यान से पढ़िए खूब पढ़िए और खूब मेहनत करिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए लाइफ में अच्छा कीजिए। आज के लिए